Hello student, in this video I going to explain about the human health and disease chapter introduction. So as you know that first thing जो है वो मैं डिफाइन करता हूँ चैप्टर की मीनिंग को. तो यहाँ पे आपको चैप्टर की मीनिंग में 3 वर्ड्स दिख रहे हैं. फर्स्ट वर्ड है ह्यूमन. ह्यूमन के बारे में आप जानते हो, ये जो भैया आपको दिख रहे हैं ये क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है. ओके, तो ये तो एक जोक हो गया. देन हम जानते हैं कि हम यहाँ पे ह्यूमन दैट मीन्स अपने बारे में बात करने वाले हैं, और अपने बारे में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्या होगा, हेल्थ का टॉपिक होगा. सो यहाँ पे हम समझेंगे कि हेल्थ हम किसे बोलते हैं, और जो नेक्स्ट थिंग होगी वो डिजीज़, जिससे कि हेल्थ अफेक्ट हो रही है. तो यहाँ पे हम ह्यूमन को समझ ही चुके हैं कि ह्यूमन कौन है. देन हम जैसे कि ये भैया हैं, और इन भैया की अगर बात करें तो ये भैया ह्यूमन हैं. देन ये भैया क्या आपको हेल्दी लग रहे हैं, इनमें अच्छी हेल्थ दिखाई दे रही, तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है. इनमें हमें क्या दिख रहा है, इनमें हमें डिजीज़ दिख रही है. तो इन भैया के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इनकी डिजीज़ को अंडरस्टैंड करने वाले हैं. जैसे कि अगर देख के अगर मैं बात करूँ तो इन्हें मुझे लग रहा है कि कोई कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम है. ठीक है, कोई सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें, बुखार जैसी चीज़ें इनमें दिखाई दे रही हैं. तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द हेल्थ. सो ये स्टूडेंट, इसे आप एक स्लोगन कह सकते हो कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिजीज़. तो हर एक इंसान जो है वो खुद का लेखक है, कह सकते हैं कि वो हेल्दी है या उसे कोई बीमारी है, उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो वो खुद लिखता है कि उसे हेल्दी बनना है या डिजीज़ इंडिविजुअल पर्सन बनना है. नेक्स्ट थिंग की बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. सो स्टूडेंट, दिस डिफिनीशन ऑफ हेल्थ इज गिवन बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे कि 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था. उन्होंने ये डिफिनीशन दी थी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर सामान्य दशा को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं, स्वस्थ बोलते हैं. ओके, सो हेल्दी आप उसे ही बोलोगे जो कि फिजिकल लेवल पे, शारीरिक रूप से, मेंटल लेवल पे, मानसिक रूप से एंड सोशल वेलबींग, सामाजिक रूप से अगर वो सामान्य दशा दिखा रहा है तो आप उसे हेल्थ बोलते हो. और अगर इनमें से कोई भी एक फैक्ट नहीं है देन दैट्स रिफर्स टू एज नॉन हेल्दी. ओके, देन ये जो हेल्थ है या जो भी हम लोगों को बोलते हैं हेल्दी पर्सन है, सो उनमें क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दिख रही हैं, हेल्दी पर्सन में क्या चीज़ें हैं. सो दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क. वो अपने वर्क, बहुत ज़्यादा वर्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं. देन दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. भाई आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी इंक्रीज होगा. देन हेल्थ अगर इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है आपकी लाइफ भी कैसी होगी, लॉन्ग होगी, लंबी लाइफ जिएंगे आप. एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी. और ये क्या करता है, इन्फेंट और मैटरनल मॉर्टेलिटी, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को भी घटाता है. ठीक है, सो ये हेल्थ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है चीज़ों को. देन एक अगर अच्छी हेल्थ है तो वो मेंटेन कैसे करते हैं हम अगर बोलें कि हमें हेल्दी बनना है तो हमें किन फैक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा. सो बैलेंस्ड डाइट पे हमें एक सामान्य भोजन करना चाहिए जिसमें सब कुछ हो. बैलेंस का मतलब क्या है कि सब कुछ एक नॉर्मल लेवल पे, एक बैलेंस लेवल पे होना चाहिए. कि अगर हमारा खाना है तो उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें मिनरल्स भी हो, उनमें वाटर भी हो, देन उनमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो. जितने भी फैक्ट होने चाहिए वो एक प्रॉपर बैलेंस मैनर में हो. ये नहीं कि हमारे फूड में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, सो वो बैलेंस डाइट नहीं होगी, वो डाइट बैलेंस नहीं कहलाएगी. देन पर्सनल हाइजीन, हमें खुद में साफ सफाई जो है वो रखनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहने, जो भी हमारा घर है, आसपास की जगह है वो भी हमेशा स्वच्छ रहे. देन रेगुलर एक्सरसाइज. सो ये एक कॉमन फीचर है कि हमें लगातार एक्सरसाइज करनी चाहिए, भले वो 5 मिनट की ही क्यों ना हो. स्ट्रेचिंग करना चाहिए, योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए. सो ये फैक्ट जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है. आई होप आप इन्हें समझ पाए होंगे. नेक्स्ट फैक्ट की अगर मैं बात करूं, सो हेल्थ अफेक्टेड कैसे होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट फैक्टर जो है उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर की बात आप जानते हैं कि जिन्हें हम बोलते हैं जो कि पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं. ऐसे डिसऑर्डर जो कि पेरेंट्स को भी हैं और वो जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे, उस ऑफ स्प्रिंग में उनकी संतानों में भी ट्रांसफ़र होंगे. सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं. वो क्रोमोसोमल लेवल पे भी हो सकता है, जीन लेवल पे भी हो सकता है. जैसे कि हमने लास्ट के जो चैप्टर्स थे हमारे, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में हमने इन फैक्ट्स को अंडरस्टैंड भी किया था कि जैसे क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम है जो कि क्रोमोसोमल
डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, डाउन सिंड्रोम्स है, ओके। देन उसके बाद सिकल सेल एनीमिया की बात हमने की थी, तो ये सब जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं या म्यूटेशन कुछ कॉज कर रहा है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट अफेक्टेड जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शंस जो हैं उनसे अगर हम अफेक्ट हो रहे हैं तो ये भी हमारी हेल्थ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। देन थर्ड पॉइंट में अगर मैं बात करूँ तो हमारी लाइफ स्टाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, जिसमें कि हम इंक्लूड करते हैं डाइट को। हम डाइट कैसी ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी बैलेंस डाइट के बारे में आपको बताया। देन हम क्या सिर्फ वर्क ही कर रहे हैं, हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी। देन अगर हम ड्रग्स एंड एल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या ले ही रहे हैं, एल्कोहल इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो एल्कोहल एंड ड्रग्स जो है वो भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। देन अगर हम यहाँ पे अब डिजीज़ को एक मेन टॉपिक बनाएं, तो यहाँ पे डिजीज़ जो है उसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें कुछ फैक्टर्स में या कुछ क्लासीफाई करें, तो उनकी 3 कैटेगरी जो है वो हमारे सामने आती है। और वो जो 3 कैटेगरी है डिजीज़ की, वो मेनली हो जाती है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, एक्यूट एंड क्रॉनिक, एंड साथ ही साथ कॉग्निटल एंड नॉन कॉग्निटल डिजीजेज होती हैं। सो यहाँ पे इन फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे जो हमने डिजीज़ को यहाँ पे कैटेगराइज किया है। सो यहाँ पे फर्स्टली जो फैक्ट यहाँ पे इन्होंने ग्रुप्ड किया है वो है डिजीज आर ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो यहाँ पे क्या होती है इन्फेक्शियस डिजीजेज, तो अगर हम बात करें कि ऐसी डिजीज जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट अगर मैं बोलूँ कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं, सो जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस। सो यहाँ पे अगर बात करें इन्फेक्शियस डिजीज को एग्जाम्पल से समझें, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे कोरोना है, कोविड-19, तो आप क्या बोलते हो कि भाई ये हम मास्क नहीं लगाएंगे, सामने वाला पर्सन अगर छींक देगा तो उससे जो वायरस है उसकी बॉडी में वो हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बात की, ट्रांसमिशन की बात की। कम्युनिकेबल भी बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ को, हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की अगर मैं बात करूँ नॉन इन्फेक्शियस, जैसे ये किसी एक इंडिविजुअल इंसान को है, सो वो उसी को रहेगी, वो ट्रांसमिट नहीं होगी चाहे वो कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो। जैसे हमने बोला कैंसर की प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को ही है, ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई खाना खाएगा या उसे छींक आएगी तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं होती। सो ये तो फैक्ट है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस से रिलेटेड। आफ्टर दैट स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि क्या इनमें डिफरेंस है, तो उसे ध्यान से समझिएगा। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो भी होती हैं वो पैथोजन के थ्रू होती हैं। पैथोजन क्या होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इन्फेक्शियस डिजीज़ जो भी होंगी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होंगी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, या फिर अगर कॉमन लेवल पे बोलें तो हम इन्हें जर्म्स बोलते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिफर्स टू एज अ पैथोजन विच कॉज द इन्फेक्शियस डिजीज और विच कॉज द डिजीजेज इन ह्यूमन बींग। सो दीज आर अ पैथोजन। नॉन इन्फेक्शियस में बात करेंगे सो ये पैथोजन के थ्रू नहीं होती। अभी पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोड्स हैं, ये क्या है, पैथोजन है। नेक्स्ट फैक्ट को अगर यहाँ अंडरस्टैंड करें, सो दीज डिजीज ब्रॉट अबाउट बाय एक्सट्रेंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर। ये जो भी डिजीज हैं वो आउटर बाहरी फैक्टर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। भाई बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी इन्फेक्शियस पैथोजन है वो हमें बाहर से हमारी बॉडी को अफेक्ट करें ना, हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी ना प्रेजेंट है, कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर नहीं रह रहा, तो हमेशा बाहरी कोई ना कोई फैक्टर होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। नॉन इन्फेक्शियस में बात करें तो यहाँ पे जो भी फैक्टर होगा वो इंटरनल फैक्टर होगा। मान लीजिए हमारा कोई ऑर्गन ही है जो कि अफेक्टेड है, कोई हमारे बॉडी का कोई पार्ट है जो कि अफेक्ट हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिजीज़ की बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस में, सो हमारे यहाँ पे कोई इंटरनल फैक्टर होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा ऐसे टाइप की डिजीज़ के लिए। ओके, सो यहाँ पे जब हम इन्फेक्शियस में बोलेंगे तो बाहरी फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल, बट नॉन इन्फेक्शियस में बोलेंगे तो कोई इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। देन थर्ड पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें, सो इन्फेक्शियस डिजीज कैन पास फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज को क्योंकि हमने पहले ही बोला कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होगी, तो सिंपल सी बात है कि ये एक पर्सन एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस ऐसा नहीं है, जो पर्सन इससे अफेक्ट है सिर्फ उसी को ये डिजीज होगी, किसी हेल्दी पर्सन को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमने इनमें डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट हम नेक्स्ट थिंग को समझेंगे जो मैंने आपको दूसरी
कैटेगरी बताई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज के बारे में। सो एक्यूट डिजीज क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सडन एंड रैपिड ऑनसेट, तो आप इनसे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं जो कि अचानक से कोई बीमारी हो जाए और बहुत ही जिसकी ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही शॉर्ट हो। सो ऐसी डिजीज दीज लीस्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स रिफर्स टू एज एक्यूट डिजीज। जैसे जुकाम है, जुकाम हमें मोस्टली 1 दिन 2 दिन या 3 दिन तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट डिजीज बोलेंगे। और इनके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स का मतलब साइन या जो भी लक्षण आप बोलते हैं सिम्टम्स को, मेनली वो डिसअपियर हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीज। और क्रॉनिक डिजीज हम किसे बोलते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, दीज लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज अ सच एज अ लाइफ टाइम, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम भी ये चीज़ें रह सकती हैं। सो ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज़। और इनके जो सिम्टम्स होते हैं ये मतलब महीनों या सालों तक हमारी बॉडी में होते हैं। सो ये कुछ फैक्ट हुए। एक्यूट डिजीज़ का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो इन्फ्लुएंजा है, ओके, नॉर्मल सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड जो हम बोल रहे हैं। एंड देन क्रॉनिक डिजीज का एग्जांपल हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। अगर मैं यहाँ पे और डिफरेंस की बात करूँ तो फर्स्ट डिफरेंस तो आप शॉर्ट पीरियड का एक्यूट डिजीज में समझ ही चुके हैं, और क्रॉनिक डिजीज ये जो है लॉन्ग टाइम के लिए है हमारी बॉडी में। देन उसके बाद ये ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा एक्यूट डिजीज़ जो है अफेक्ट नहीं करती है, बैड इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ पे इनके नहीं होते हैं, बट क्रॉनिक डिजीज़ के बहुत ही बैड इफेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। देन इनमें अगर एग्जांपल मैंने आपको कॉलरा, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड जो कि एक्यूट का एग्जांपल हो जाएगा, बट क्रॉनिक का एग्जांपल जैसे आपने अर्थराइटिस बोला, डायबिटीज़ बोला, ट्यूबरकुलोसिस बोला, ओके, एलिफेंटियासिस बोला, सो ये इसके बेसिक एग्जांपल हो जाएंगे। देन एक्यूट में जो भी डिजीजेज होती हैं वो इंटरफेयर नहीं करती हैं नॉर्मल रूटीन को, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी को, बट क्रॉनिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं लर्निंग एबिलिटी पे, एफिशिएंसी पे एक इंडिविजुअल के, ओके। देन यहाँ पे इनहेरिटेड डिजीज़ में अगर हम बोलें सो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हाँ कोई म्यूटेशन हो गया है जीन में, कोई डिफेक्ट हो गया है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। और क्रॉनिक में अगर हम बोलें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, जो कि क्रॉनिक डिजीज़ में आएंगी और इनहेरिटेड डिजीज़ में भी आएंगी। देन सोशल डिजीज़ की बात अगर हम करें तो कोई अनड्यू चीज़ें हैं, अननेसेसरी है, कोई सोशल इंटरेक्शन है, फैमिली फ्रेंड और जो भी हमारे स्ट्रेंजर्स हैं, सो इन्हें आप बोलोगे सोशल डिजीज़, जो कि एक्यूट डिजीज़ में आएगी। लेकिन अगर आप क्रॉनिक डिजीज़ में सोशल डिजीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे ड्रग डिपेंडेंसी है, अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, सो ये क्रॉनिक डिजीज़ के सोशल डिजीज़ में आएंगे। सोशल मतलब सामाजिक लेवल पे ना, कि जैसे कि आप एक्यूट में बोलते हो तो एक दिन आप अपने फैमिली में किसी पर्सन से नाराज़ हो, हमेशा नहीं नाराज़ हो, लेकिन अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो आपको एडिक्शन हो गया है उसका। वैसे इस टाइम पे जो मोस्टली एडिक्शन चल रहा है वो मोबाइल एडिक्शन चल रहा है, मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन चल रहा है, जो कि इन सबसे भी आई थिंक खतरनाक है या सिमिलर ही है, चाहे वो ड्रग डिपेंडेंस हो या अल्कोहलिज्म हो या स्मोकिंग हो, सिमिलर है मेरे लिए, ओके। देन यहाँ पे थर्ड फैक्ट जो आ जाएगा वो आपने बोला है मानसिक लेवल पे डिजीज़ का, तो यहाँ पे कोई फिजियोलॉजिकल रीज़न हो गया है बॉडी में या फिर कोई डैमेज हो गया है ब्रेन, तो आप यहाँ पे इसे एक्यूट में रख रहे हो। लेकिन आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है और एनएग्जिटी है, सो ये क्रॉनिक डिजीज़ में आ जाएंगे। सो आई होप यहाँ पे आप एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ को समझ गए होंगे, ओके। सो नेक्स्ट डिजीज़ की कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, नेक्स्ट एंड लास्ट वन डिजीज़ के अगर डिफ्रेंशिएशन के बारे में मैं बात करूँ या क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे लास्ट वन आ जाता है कॉग्निटल एंड एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ेस क्या होती हैं? सो ऐसी डिजीज़ जो कि जेनेटिकली इनहेरिटेड हुई हैं, जो कि इनहेरिटेड होकर के एक इंडिविजुअल पर्सन में ट्रांसमिट हुई हैं, उन्हें हम कॉन्जेनिटल डिजीज़ बोलते हैं, जैसे कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके। एंड देन एक्वायर्ड में जिसे बोलते हैं, जिसे हमने अपने लाइफ टाइम में गेन किया है, हमने अपने लाइफ में अपनी अनबैलेंस डाइट की रीज़न से, या फिर ये बोलें कि कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो गई है, सो ऐसे टाइप के डिजीज़ को हम एक्वायर्ड बोलते हैं, जिसे हमने खुद से गेन किया है, खुद एक्वायर किया है, जेनेटिकली जो नहीं हमें मिली हैं, जो कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुई हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को नहीं मिली हैं, ऐसी डिजीज़ को हम एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं। सो आई होप यहाँ पे आप 3 टाइप्स जो थे, जो कि मैंने आपको डिजीज़ के एक्सप्लेन किया, आई होप आप इन्हें अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, कैटेगरीज ऑफ डिजीज़ को।
सो हियर स्टूडेंट हम कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स को भी समझ लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस में बताया था कि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो किसी पैथोजन की वजह से होती हैं, ठीक है। और वो पैथोजन कुछ भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे अगर मैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे वायरस है, एजेंट है, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर या एड्स जैसी बीमारियां होती हैं। देन बैक्टीरिया, जो कि एक इन्फेक्शियस एजेंट है, जिससे कि टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रैक्स जैसी डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट है फंजाई, जिससे आप जानते हैं कि कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, हेयर लॉसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो कि फंजाई रिस्पॉन्सिबल होता है। देन प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजोअन्स की वजह से मलेरिया, कालाजार जैसी डिजीजेज होती हैं। देन वॉर्म्स होते हैं, जैसे कि निमेटोड है, और इससे एलिफेंटियासिस डिजीज़ होती है, जो कि कॉमन डिजीज़ है। सो आई होप आप वहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट्स को समझ चुके होंगे। देन यहाँ पे हम कुछ फिजिकल डिजीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिजिकल डिजीज़ के बारे में जब आप बात करते हो, तो दैट इज़ अ रिजल्ट फ्रॉम परमानेंट और टेम्परेरली डैमेज टू द बॉडी। मतलब कि या तो वो परमानेंट हमारी बॉडी को जो है डैमेज कर रही है, या फिर टेम्परेरली, और ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों लेवल पे हो सकते हैं। अगर एक्यूट की बात करें तो ब्रोंकाइटिस है, कोल्ड सोर्स, कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा। ब्रोंकाइटिस आप जानते हैं, जो हमारा ब्रोंकाई का रीजन है वो अफेक्टेड हो गया है, सो ये फिजिकल डिजीज में आएगा, एक्यूट डिजीज में आएगा। देन क्रॉनिक की बात करें तो जैसे अस्थमा है, ओके, डायबिटीज़ है, ये सब क्या है, फिजिकल डिसऑर्डर्स में आएंगी। देन उसके बाद सो स्टूडेंट आप इसे भी समझ चुके होंगे। देन अगर हम यहाँ पे बात करें कि मैंने सोशल वेलबींग की बात की थी, मेंटल वेलबींग की बात की थी, तो जो मानसिक लेवल पे आपने बोला कि हमारी सोशल लेवल पे थिंकिंग कैसी है, हम सोशली कैसे सोचते हैं, चाहे वो मेल एंड फीमेल की इक्वालिटी की बात करें, या डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं सोशल लेवल पे, हम रिस्पेक्ट कितनी देते हैं अपने से जो भी बड़े हैं, तो ये सब जो भी चीज़ें हैं वो सोशल वेलबींग पे आती है, सामाजिक स्तर पे आती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें हमेशा अपने जो भी बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, सो वो चीज़ें जो है वो सोशल वेलबींग में आएगी। आप बहुत ज़्यादा एडल्ट हो और एडोलसेंस पीरियड में हो और टीनेजर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे। सो ये पॉइंट्स जो है वो सोशल वेलबींग में आते हैं। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझ पाए होंगे। आगे हम डिजीजेस के बारे में ही बात करेंगे, चाहे वो इन्फेक्शियस लेवल पे हो, एक्यूट लेवल पे हो या क्रॉनिक लेवल पे हो, बट ये इंट्रोडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सो आई होप आप इस इंट्रोडक्शन को समझ पाए होंगे। इस टॉपिक को बुक में भी रीड करिएगा और वीडियो को भी वॉच करिएगा। थैंक यू।